नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में यूज होने वाले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे कोई लड़की खड़ी है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चली गई, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पे चली गई। तो ये ए सी जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी का ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर है ना, लेकिन वेक्टर ए सी जो है ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है। अब ये ऐसे है कुछ। अब देखिए मान लेते हैं कि पॉइंट ए से कोई लड़की चलना शुरू की, ये ए से बी तक आ गई, फिर बी से सी तक गई, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। अगर सेम ऑर्डर रहता तो इसका डायरेक्शन ऐसे रहता ना कि ए से बी तक आई, बी से सी तक गई, फिर सी से ए तक चली गई। तो यहाँ इस तीनों वेक्टर का ऑर्डर सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा यानी कि ऑर्डर रिवर्स है, तो हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल है ई एफ जी, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये ऐसा है कुछ, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे आ गया। तो यहां पे देखिए पॉइंट एफ से चलना शुरू की, तो पॉइंट एफ से ई तक, फिर ई से जी तक, लेकिन यहां पे ऑर्डर रिवर्स हो गया। ऑर्डर अगर सेम रहता तो जी से एफ तक आती, यानी कि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहता, ऐसे डायरेक्शन रहता, लेकिन ये डायरेक्शन तो उल्टा है, ऐसे है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर ई जी इक्वल टू वेक्टर एफ जी। बात क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है अच्छे से? अब देखिए, अब जैसे इस ट्रायंगल में हम लोग आते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है कि पॉइंट ए से कोई लड़की चलना शुरू की, ये पॉइंट बी तक गई, फिर पॉइंट सी तक गई, और फिर सी से ए तक आ गई। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू, देखिए पॉइंट ए से चलना शुरू की थी और घूमकर पॉइंट ए पर ही आ गई, यानी कि वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ए बनेगा। और जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो तो उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए के जगह जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ अच्छे से? बात समझ में आया ना अच्छे से? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू जीरो वेक्टर। एक आप बताइए, जैसे कि यहाँ पे ये एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, आप बताइएगा। ये ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ठीक है। अब ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं। अब बताइए यहाँ पे कैसे हम लोग ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ओ क्यू पी सेम ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर जो है ये रिवर्स हो गया। तो हम लोग कैसे करेंगे कि वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी इक्वल टू वेक्टर ओ पी। अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब कोई परेशानी नहीं होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए अगर सेम इनिशियल पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहा है तो इस दोनों को हम लोग कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। अगर इसी पॉइंट से तीसरा वेक्टर निकल रहा है जो कि डायगोनल वेक्टर है, तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। इसी चीज का प्रूफ हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके अभी देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए सी का क्या वैल्यू आ गया, वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यही हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए
उसके लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लिए हैं ABCD, जिसमें AC जो है ये डायगोनल वेक्टर है। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB और CD इक्वल होगा, BC और AD इक्वल होगा। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A हो जाएगा। उसी प्रकार से ये और ये इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B हो जाएगा। अब हम लोग ट्रायंगल ABC में आते हैं। इन ट्रायंगल ABC देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करें, देखिए यहाँ पे वेक्टर AB एंड वेक्टर BC का ऑर्डर सेम है, दोनों सेम ऑर्डर में है, लेकिन वेक्टर AC का ऑर्डर रिवर्स है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके बोल सकते हैं कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर AC, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर AC, वेक्टर AC। अब देखिए वेक्टर AB का क्या वैल्यू है, ये है वेक्टर A, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर BC क्या है, वेक्टर B, तो वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर AC। देखिए आ गया ना, वेक्टर AC इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। उसी प्रकार से हम लोग ट्रायंगल ADC का भी यूज करके यहाँ पे प्रूफ कर सकते थे कि वेक्टर AC इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। देखिए इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में वेक्टर AD एंड वेक्टर DC का ऑर्डर सेम है, लेकिन ये वेक्टर AC जो है ये रिवर्स ऑर्डर में है, ऐसे है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेक्टर AD प्लस वेक्टर DC, वेक्टर AD प्लस वेक्टर DC इक्वल टू वेक्टर AC, वेक्टर AC। अब देखिए वेक्टर AD का क्या वैल्यू है, वेक्टर AD का वैल्यू है वेक्टर B, वेक्टर B प्लस वेक्टर DC का क्या वैल्यू है, वेक्टर DC का वैल्यू है वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर AC। अब देखिए यहां से हम लोग को एक और बात क्या पता चला है कि वेक्टर B प्लस वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर AC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यानी कि वेक्टर B प्लस वेक्टर A कीजिए तो या वेक्टर A प्लस वेक्टर B कीजिए तो दोनों सेम रहेगा, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग बताइए, जैसे यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर निकल रहा है वेक्टर E, यहाँ से एक वेक्टर निकल रहा है वेक्टर E, और इसी पॉइंट से एक वेक्टर निकल रहा है वेक्टर F। तो इसी पॉइंट से जो ये डायगोनल वेक्टर निकलेगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर E प्लस वेक्टर F, वेक्टर E प्लस वेक्टर F। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं ना कि पॉइंट A से वेक्टर निकल रहा है वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो पॉइंट A से जो ये डायगोनल वेक्टर निकला है इसका रिजल्टेंट क्या आ गया है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्लियर है बात। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर A एक वेक्टर है, वेक्टर A इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर I का कोफिशिएंट क्या है X, तो X का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट क्या है Y, तो Y का स्क्वायर, K का कोफिशिएंट क्या है Z, तो Z का स्क्वायर। ठीक है ना, इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर A भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर A इक्वल टू लिखा हुआ है 2I प्लस 3J प्लस 5K। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर A कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखिए 4 9 13 प्लस 25, ये हो जाएगा 38। यही हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर A भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग A। यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए कैप से यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। जैसे देखिए यहाँ पे ये वेक्टर A लिखा हुआ है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A, तो वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। देखिए वेक्टर A क्या है 2I प्लस 3J प्लस 5K अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्या है रूट 38। यही जो है ये यूनिट वेक्टर A निकल गया। क्लियर है बात, आसान है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि A एक वेक्टर है XI प्लस YJ प्लस ZK, तो अगर इस वेक्टर में किसी स्केलर कंपोनेंट लेमडा से मल्टीप्लाई किया जाए तो लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा इंटू वेक्टर A। कहने का क्या मतलब है
कहने का मतलब है कि या तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए वेक्टर ए का, फिर इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और नया वेक्टर जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, दोनों इक्वल होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि ए एक वेक्टर है i प्लस जे प्लस के। अब इस वेक्टर में हम लोग किसी स्केलर कंपोनेंट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेमडा इंटू वेक्टर ए, यानी कि लेमडा की जगह है 2, तो 2 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वेक्टर ए। अब ये इक्वल है कि नहीं, इसको हम लोग अलग अलग करके प्रूव करते हैं। देखिए LHS क्या है, LHS है 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 2√3 आ गया LHS। अब RHS निकालते हैं, RHS है मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वेक्टर ए, तो 2 इंटू वेक्टर ए यहाँ पे निकल गया है, 2 इंटू वेक्टर ए यही ना निकला है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा √12, √12 का वैल्यू हो जाएगा 2√3। देखिए LHS और RHS इक्वल हो गया ना। सिंपल सा बात याद रखना है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तब उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए और तब उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, दोनों इक्वल होता है। यही तो बोला जा रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर में, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि अपने लोग के पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के, एंड वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के। अब अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसके i का कोफिशिएंट क्या है a1, इसके i का कोफिशिएंट क्या है b1, तो a1 प्लस b1i, a1 प्लस b1i। इसके j का कोफिशिएंट क्या है a2, इसके j का कोफिशिएंट क्या है b2, तो a2 प्लस b2j, a2 प्लस b2j प्लस इसके k का कोफिशिएंट क्या है a3, इसके k का कोफिशिएंट क्या है b3, तो a3 प्लस b3 के, a3 प्लस b3 के। यही हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, a1 माइनस b1i, a1 माइनस b1i प्लस a2 माइनस b2j, a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3 के, a3 माइनस b3 के। सिंपल सा बात है। अब अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल होगा तब क्या कंडीशन होगा, देखिए अगर वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b है तब क्या होगा, देखिए इसके i का कोफिशिएंट क्या है a1, इसके i का कोफिशिएंट क्या है b1, तो a1 इक्वल टू b1 हो जाएगा, a1 इक्वल टू b1 हो जाएगा। इसके j का कोफिशिएंट क्या है a2, इसके j का कोफिशिएंट क्या है b2, तो a2 इक्वल टू b2 हो जाएगा, a2 इक्वल टू b2। अब देखिए इसके k का कोफिशिएंट क्या है a3, इसके k का कोफिशिएंट क्या है b3, तो a3 इक्वल टू b3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 एंड a3 इक्वल टू b3 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और देखिए अब आता है कि अगर किसी स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं यहाँ पे, अभी जस्ट देखे ना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर लेमडा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेमडा इंटू वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा a1i प्लस लेमडा a2j प्लस लेमडा a3 के, यही ना होगा। सिंपल सा बात है, इसमें तो कुछ है नहीं बड़ा चीज। अब देखिए अगर वेक्टर a एंड वेक्टर b ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है तब क्या कंडीशन होगा। कोलिनियर पॉइंट का मतलब आप लोग समझते हैं ना, अगर दो पॉइंट सेम लाइन पे हो तो इस दोनों को हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। उसी प्रकार से देखिए अगर दो वेक्टर सेम लाइन पे हो, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर ये सेम लाइन पे है, तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, इसका डायरेक्शन ऐसे हो सकता है, फिर भी ये दोनों कोलिनियर वेक्टर ही कहलाएगा। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए कंडीशन है कि a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3 होना चाहिए, ठीक है। अगर वेक्टर a एंड वेक्टर b कोलिनियर वेक्टर है तो a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। तो पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस जेड के। अब इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अगर ये पोजीशन वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है एंड z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग L M N से डिनोट करते हैं, तो L इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, M इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा एंड N इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा। ठीक है, यही तीनों अपने लोग का डायरेक्शन कोसाइंस है। बात समझ रहे हैं? ये पोजीशन वेक्टर x, y एंड z एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसका कोसाइन, उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक और तरीका है। देखिए ये पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk दिया हुआ है, तो x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस अल्फा की जगह हम लोग ये भी कर सकते हैं, इक्वल टू कॉस बीटा की जगह क्या कर सकते हैं, y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी प्रकार से कॉस गामा की जगह हम लोग जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर सकते हैं। सिंपल सा बात है कि अगर आप लोग को क्वेश्चन में इन्फॉर्म किया जाए कि वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तब आप लोग ऐसे करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। अगर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है पोजीशन वेक्टर ये नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ये वेक्टर दे दिया गया है, तब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके अगर सम निकाला जाए तो ये 1 के इक्वल आएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। देखिए ये आई, जे और के का जो कोफिशिएंट है एक्स, वाई, जेड, इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। एक्स, वाई, जेड आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DRS लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट एंड डायरेक्शन रेशियोज एक्स, वाई, जेड में क्या रिलेशन होता है। देखिए किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का रेशियो ये इक्वल होता है, यानी कि L अपॉन एक्स इक्वल टू M अपॉन वाई इक्वल टू N अपॉन जेड। क्या बोले हैं एक बार और सुनिए, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो ये इक्वल होता है। सिंपल सा पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और ये पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो अपने लोग को निकालना है वेक्टर ए बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। कुछ मुश्किल है क्या, बहुत आसान है ना। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को समझते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और ये वेक्टर आर जो है ये लाइन सेगमेंट ए बी को m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस वेक्टर आर का क्या वैल्यू होगा, देखिए वेक्टर आर इक्वल टू m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए अपॉन m प्लस n। अब अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता तब क्या होता है वेक्टर आर का वैल्यू। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और इस लाइन सेगमेंट ए बी को ये वेक्टर आर जो है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाहर से डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पे अंदर से डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे बाहर से डिवाइड कर रहा है, तब इस वेक्टर आर का क्या वैल्यू होगा। तो सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है, बस माइनस लगा देना है ऊपर और नीचे। वेक्टर आर इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम प्लस एम माइनस एन। ठीक, एम माइनस एन, यही हो गया। अगर एक्सटर्नली है तो माइनस,
इंटरनली है तो प्लस। इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि देखिए 2 पॉइंट बना लीजिए, यहाँ पे है वेक्टर ए, यहाँ पे है वेक्टर बी, और ये पॉइंट है वेक्टर आर। ये पॉइंट जो है ये इस दोनों वेक्टर को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये तो एक्सटर्नली है, इंटरनली का अगर बात हो तो माइनस लगा देना है, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस आप लोग इतना बात याद रखिएगा